बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल पर पाक स्टडी सेकंड ईयर की किताब और उसका सेकंड चैप्टर और उसका आखिरी टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। गुज़श्ता कमोबेश एक हफ़्ता बहुत सारी मसरूफ़ियात के बायस आपसे मुलाकात ना हो सकी और लेक्चर ना हो सका, और बेशुमार स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए और आप लोगों ने इंतज़ार किया मेरे लेक्चर्स का। मैं आप सबका इस पर बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार भी हूँ और उसके साथ साथ माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा और काफ़ी दिन लेक्चर ना आ सका। इंशाअल्लाह आज से ऑनवर्ड रोज़ाना की बुनियाद पर पहले की तरह हमेशा इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए पाक स्टडी सेकंड ईयर के जो नई किताब है उसके मुताबिक लेक्चर्स आते रहेंगे और हम एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने इस पूरे सिलेबस को मुकम्मल भी करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक है सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से और 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से और बाज़ रेयर वाक़यात के तनाजुर में ये 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बोर्ड में आ सकता है। आइए ज़रा देखते हैं कि आज के लेक्चर में कौन सा टॉपिक है, और ये टॉपिक है अहम आइनी तरामीम, यानी अहम आइनी तरामीम मतलब ये इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी आइन के रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर हम 1973 के आइन की बात करते हैं तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल आर्टिकल हैं उनकी तादाद है 280। अब होता यह है कि वक्तन फ़वक्तन आपको ऑलरेडी जो लिखे हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके अंदर तब्दीली लाने की, उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये बात तो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर किसी ने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, तो वक्त और हालात के तकाज़ों को देखते हुए आपको उस कॉलेज के, उस इंस्टीट्यूशन के, उस इंडस्ट्री के, उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस तब्दील करने पड़ जाते हैं। स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन तब्दील होते रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस के तब्दील होते रहते हैं। तो जब छोटी छोटी जो इकाइयाँ हैं सोसाइटी की, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं सोसाइटी के, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस तब्दील होते रहते हैं वक्त के तनाजुर में और वक्त के मुताबिक, तो पूरे मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके अंदर भी वक्त और हालात के मुताबिक तब्दीली आती रहती है। तो जो 280 आर्टिकल हैं टोटल 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में वक्तन फवक्तन जो ऑलरेडी से लिखे हुए थे उनके अंदर तब्दीलियां रूनुमा आती रहती हैं। तो लिखे हुए आर्टिकल्स के अंदर तब्दीलियां ले आना, डिफरेंट टाइम्स में उसके अंदर चेंजिंग्स ले आना, इस पूरे प्रोसेस को हम अमेंडमेंट का नाम देते हैं। आइए अजीज़ तलबा व तालिबात, जब आप ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे या आपको बोर्ड में लिखने के लिए आता है या आप अपने कॉलेज की टेरिटरी में किसी भी टेस्ट में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है तरमीम की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ अमेंडमेंट। अब इसकी तारीफ बुक में नहीं लिखी हुई, आपने खुद से लिखनी है, जो आपके सामने यहाँ उर्दू और इंग्लिश में लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली अमेंडमेंट होती क्या है, तरमीम कहते किसको हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ अमेंडमेंट। अब देखिए अजीज़ तलबा व तालिबात, अब जब आपने अमेंडमेंट की तारीफ लिखी है तो अमेंडमेंट की तारीफ में याद रख लें, उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे तरमीम से मुराद, तरमीम से मुराद आइन में किसी ऐब को हल करना, तरमीम से मुराद आइन में किसी ऐब को हल करना
या आइन में किसी चीज की मुरम्मत करना, यानी पहले से जो रूल लिखे हुए थे हालात के तकाजों के मुताबिक उसके अंदर तब्दीली ले आना कि ये जो रूल लिखा था नहीं, ये उन हालात के मुताबिक तो ठीक था, अब इस आइन को तब्दील करने की ज़रूरत है। तो जब आप उसके अंदर कोई ऐब हो, कोई सुकम हो, कोई कमी हो, तो लिखे हुए रूल के अंदर उस कमी को दूर कर देते हैं या उस लिखे हुए रूल की आप मुरम्मत कर देते हैं, तो दैट कॉल्ड इज अमेंडमेंट, तरमीम। अब जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो लिखेंगे अमेंडमेंट रेफर्स टू रेमेडिंग अ डिफेक्ट in the constitution or repairing something in the constitution is called amendment। अजीज तलबा व तालिबात, जब आपने ये तरमीम की तारीफ लिख ली तो उसके बाद अब हम आ जाएंगे बुक पर, और बुक के तमाम पॉइंट्स के ऊपर आप हेडिंग लिखते जाएंगे और साथ ही बड़ी सादा सी बातें समझते जाएंगे। आज का लेक्चर कोई ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा और ना ही कोई ज़्यादा मुश्किल है, बड़ी आसान आसान बातें आज के लेक्चर में मौजूद हैं। आइए ज़रा देखते हैं पहला पॉइंट, इस पर आप हेडिंग लिख लेंगे पहली तरमीम और इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट, यानी पहला रूल कौन सा था जो तब्दील हुआ। बेटे 14 अगस्त 1973 को कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1974 में पहली तरमीम हुई। याद रख लें इस वक्त तक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 से लेकर 2022 तक टोटल जो अमेंडमेंट चेंज हो चुकी, जो रूल बदल चुके हैं, टोटल जो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं उनकी तादाद है 25, यानी 25 रूल आइन के बदल चुके हैं। उनमें से यहाँ पर सब के सब का तज़किरा नहीं किया गया, बल्कि जो उनमें ज़्यादा अहम थे, इंपॉर्टेंट है, उनका तज़किरा यहाँ पर किया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन में इजाफतन हेडिंग्स ऐड करना चाहें तो जो चैप्टर नंबर 1 में आपने बहुत सारी अमेंडमेंट्स, इन अमेंडमेंट्स के अलावा पढ़ी हैं, आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उन अमेंडमेंट्स को आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल, इस लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आज ज़्यादा इजाफी हेडिंग्स नहीं लिखी, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रूरी नहीं। और वैसे भी क्वेश्चन में उसने पूछा है कि अहम आईनी तरामीम कौन कौन सी हुई हैं, यानी 25 में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली तरमीम बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1974 में हुई, और इसमें पहली मर्तबा ये बात तस्लीम कर ली गई कि बांग्लादेश एक अलग मुल्क है। हालांकि वो अलग तो हो गया था 71 में, लेकिन 74 तक हमने उसको अलग मुल्क तस्लीम नहीं किया था। और उसके बाद चारों सूबों की हुदूद का तयन किया गया, बाउंड्रीज डिसाइड की गई कि इतना एरिया पंजाब का है, इतना KPK का, इतना सिंध का और इतना बलूचिस्तान का है। और फिर अगला पॉइंट ये कि जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज जिसे आप फाटा बोलते हैं, उन तमाम ट्राइबल एरियाज को, कबायली इलाका जात को भी पाकिस्तान के अंदर शामिल कर लिया गया, उन एरियाज को भी पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। ये थी बेटे पहली तरमीम जो 1974 में हुई थी। उसके बाद सेकंड अमेंडमेंट, दूसरी तरमीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी 1974 में हुई, और वो ये अमेंडमेंट हुई कि पहले मुसलमान की डेफिनेशन और लिखी हुई थी। पहले ये लिखी हुई थी आइन के अंदर कि जो अल्लाह को एक माने, तमाम रसूलों पर ईमान लाए, तमाम फरिश्तों पर ईमान लाए, तमाम किताबों पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर ईमान लाए, जो इन 5 अकायद को मानता है वो मुसलमान है। लेकिन उसके अंदर ये जुमला नहीं लिखा हुआ था कि मुसलमान वो होता है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करे। अब ये जो अल्फाज थे कि मुसलमान वो होगा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल माने, वो मुसलमान होगा। अगर कोई अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल नहीं मानता तो वो मुसलमान नहीं होगा। ठीक है जी, ये जुमले इजाफतन ऐड कर दिए गए, क्योंकि उस ज़माने में ये जो कादियानी है, कादियानी
ये भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अब वो कादियानी अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल नहीं मानते। तो याद रख लें 73 के आइन के मुताबिक मुसलमान वो होगा जो अकीदा तौहीद पर यकीन रखे, अकीदा रिसालत पर यकीन रखे, मगर अकीदा रिसालत में यकीन रखने के साथ साथ वो इस बात पर भी यकीन रखे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, और बाकी अकायद को माने, वो मुसलमान होगा। तो यहाँ 1974 में मुसलमान की तारीफ शामिल की गई। उसके बाद तीसरी और चौथी अमेंडमेंट का जिक्र यहाँ नहीं है, वो आप शामिल करना चाहें तो चैप्टर 1 में से कर सकते हैं। आगे है पांचवी तरमीम, फिफ्थ अमेंडमेंट। फिफ्थ अमेंडमेंट 1976 में हुई। ये जितनी भी डेट्स आ रही हैं ये एमसीक्यूज के तौर पर आपसे बोर्ड में पूछी जाएंगी। 1976 में पांचवी तरमीम हुई और इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका जो टाइम ऑफ वर्किंग है या वर्किंग टाइम है कि वो कितने टाइम तक मुलाजिमत कर सकते हैं, तो उनके लिए 5 साल का वक्त मुकर्रर किया गया। और जो हाई कोर्ट के जज होंगे उनकी मुद्दत मुलाजमत, जॉब टाइमिंग और जॉब ड्यूरेशन वो 4 साल मुकर्रर कर दिया गया। ये पांचवी तरमीम हुई। उसके बाद छठी सातवीं का जिक्र यहाँ नहीं है। उसके बाद आती है आठवीं तरमीम, एट्थ अमेंडमेंट। एट्थ अमेंडमेंट में ये हुई है 1985 में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अंडरलाइन कर लीजिए। आठवीं तरमीम हुई और इसके अंदर ये बात जिक्र की गई कि एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, जिस आर्टिकल का नाम था 58(2)B। इसके अंदर यह लिखा गया कि सदर ममलिकत जब चाहे असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, हुकूमत ख़त्म कर सकता है, और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े इदारे हैं लाइक आर्मी है, आर्मी के आगे 3 इदारे हैं, एक नेवी है, एक सिंपल जो लैंड आर्मी होती है, एक एयर फोर्स होती है। इन तीनों जो अफवाज के हेड्स हैं उनको जब चाहे तब्दील कर सकता है, जब चाहे हुकूमत ख़त्म कर सकता है, असम्बलीज डिसॉल्व कर सकता है। तो ये इस तरह के तमाम तर इख्तियारात वो सदर के दायरा कार में दे दिए गए, सदर के स्पुर्द कर दिए गए कि सदर जब चाहे वो असम्बली डिसॉल्व कर दे, हुकूमत ख़त्म कर दे। बड़े इदारों के सरबराहान को जब चेंज करना चाहे या जब नए अपॉइंट करना चाहे वो कर सकता है। ये इख्तियारात दे दिए गए 8वीं तरमीम में। और इसी 8वीं तरमीम में आपको याद होगा मैंने बताया था कि पार्लियामेंट के 2 फ्लोर होते हैं, एक होता है ग्राउंड फ्लोर, एक होता है अपर फ्लोर। वो जो ग्राउंड फ्लोर होता है पार्लियामेंट का, जो नीचे बैठे हुए होते हैं लोग, उसे तो हम कहते हैं नेशनल असेंबली, और जो अपर फ्लोर होता है उसको हम कहते हैं सेनेट। तो नीचे वाला जो फ्लोर होता है ग्राउंड फ्लोर, उसका जो टाइम ऑफ वर्किंग होता है या तो उसकी जो मुद्दत होती है वो 5 साल होती है। लेकिन 8वीं तरमीम के अंदर ये तय पाया गया कि जो अपर हाउस होगा, जो अपर फ्लोर होगा, जिसको हम सेनेट कहते हैं, सेनेट के अरकान की जो मुद्दत होगी वो 6 साल होगी। यानी एक बंदा 6 साल के लिए सेनेट का मेंबर रह सकता है। ये 8वीं तरमीम हुई। उसके बाद 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का यहाँ जिक्र नहीं है। उसके बाद आ जाता है 13वीं तरमीम। 13वीं तरमीम अजीज तलबा तालिबात ये हुई है 1997 में। और वो जो सदर को इख्तियारात दिए गए थे कि वो जब चाहे असम्बली डिसॉल्व कर सकता है, जब चाहे हेड तब्दील कर सकता है, वो इख्तियारात सदर से वापस ले लिए गए और तमाम बड़े इदारों के जो सरबराहान हैं, आर्मी के जो सरबराहान हैं, उनको तब्दील करने या उनको अपॉइंट करने के हवाले से वो पीएम को मशवरा देगा। ये 13वीं तरमीम की गई। उसके बाद अगला होगा 14वीं तरमीम, 14th अमेंडमेंट। इस 14th अमेंडमेंट के अंदर ये जिक्र किया गया कि ये हुई कब है, जुलाई 1997 में हुई, और इसमें फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगा दी गई। ये फ्लोर क्रॉसिंग क्या होता है? होता ये है कि जब हम एमएनए को वोट दे देते हैं, एमएनए को वोट दे देते हैं तो एमएनए चला जाता है नेशनल असेंबली में। अब सारे नेशनल असेंबली में चले गए, वहाँ पर नेशनल असेंबली में जाकर होता ये है कि एक होती है जीतने वाली पार्टी
اور ایک طرف ہوتی ہیں تمام ہارنے والی پارٹیاں۔ تو جب وزیر اعظم کی سلیکشن ہوتی ہے نا، اس وقت ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، ایک ایم این اے کھڑا ہوتا ہے جیتنے والی پارٹی کی طرف سے، اور ایک ایم این اے کھڑا ہوتا ہے تمام ہارنے والی پارٹیوں کی طرف سے۔ اب وہاں پر دوبارہ ووٹنگ ہوتی ہے، جس بندے کو زیادہ ووٹ پڑ جاتا ہے نا وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب سب ایم این اے وہاں پہنچ گئے تو وہاں پر پہنچ کر لوگ پھر ایم این ایز خریدتے تھے، اور وہاں پر جا کر لوگ اپنی پارٹیاں تبدیل کر لیتے تھے۔ یعنی انہیں لگتا کہ اس پارٹی کے زیادہ ایم این اے ہیں تو وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر اس پارٹی میں آ جاتے جس پارٹی کے ووٹ زیادہ ہوتے، اور یوں وہ حکومتی ٹیم میں شامل ہو جاتے۔ تو یہ 14ویں ترمیم جولائی 1997 میں کی گئی کہ بھائی جب سب کے سب ایم این اے وہاں پہنچ جائیں تو وہاں پر پہنچ کر کسی کو بھی الیکشنوں کے دنوں میں وزیر اعظم کا جن دنوں میں انتخاب ہو رہا ہوتا ہے، جن دنوں میں پی ایم کی سلیکشن ہو رہی ہوتی ہے یا پی ایم کے لیے ووٹنگ کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، ان دنوں میں کوئی بندہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ فلور کراسنگ پر پابندی لگا دی گئی۔ اگلا پوائنٹ آیا 17ویں ترمیم۔ اس میں کیا ہوا؟ یہ ہوئی کب ہے؟ دسمبر 2003 میں ہوئی، اور اس میں وہ جو صدر کو اختیارات واپس لے لیے تھے وہ دسمبر 2003 میں وہ تمام کے تمام اختیارات دوبارہ پھر واپس دے دیے گئے، لیکن ساتھ ایک شرط لگا دی کہ اگر صدر وزیر اعظم کو ڈیزالو کرے گا تو ڈیزالو کرنے کا رائٹ تو اسے ہے کہ وہ ڈیزالو کر سکتا ہے، اس کو ڈسمس کر سکتا ہے، اس کی حکومت کو ختم کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ شرط لگا دی گئی کہ وہ ود ان 15 ڈیز، اس کو انڈرلائن کر لیں، یہ ایم سی کیوز ہے بڑا امپورٹنٹ، ود ان 15 ڈیز وہ سپریم کورٹ میں اس کو ڈیزالو کرنے اور ڈسمس کرنے کی ریزن سبمٹ کروائے گا۔ یعنی اختیارات جو یہاں دیے تھے وہ یہاں واپس لے لیے تھے، یہاں آ کر وہی اختیار صدر کو دوبارہ دے دیے گئے کہ وہ جب چاہے حکومت بنا سکتا ہے، ڈیزالو کر سکتا ہے، جب چاہے ڈسمس، وہ اختیارات تو دے دیے، لیکن ساتھ شرط لگا دی کہ آپ نے ایک ریفرنس دائر کرنا ہے، ضرور ریزن بتانی ہے کہ کیوں آپ نے اس کو ڈیزالو کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آ جاتی ہے 18ویں ترمیم، اور یہ شارٹ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ 18ویں ترمیم 18th امینڈمنٹ یہ ہوئی کب ہے؟ اپریل 2010 میں ہوئی، اور وہ اختیارات جو دسمبر 2003 میں صدر کو دیے تھے وہی اختیارات اپریل 2010 میں پھر صدر سے واپس لے لیے، اور لیکن واپس تو لے لیے لیکن صدر کو اتنا اختیار ضرور دیا گیا کہ وہ اداروں کے سربراہان کو اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے وہ وزیر اعظم کو مشورہ دے سکتا ہے کہ میں کس کو اپنے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف لگانا ہے یا کس کو بڑے عہدے پر لگانا ہے، تو وہ اداروں کے ہیڈز کو اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کو مشورہ دے سکتا ہے۔ اور اسی اپریل 2010 میں ہونے والی 18ویں ترمیم میں صوبہ سرحد کا نام تبدیل کر کے KPK رکھ دیا گیا، خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد 20th امینڈمنٹ ہوئی، یہ 2012 میں ہوئی، اور اس میں یہ بات طے کی گئی کہ عبوری وزیر اعظم، پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ انٹرم پرائم منسٹر ہوتا کون ہے۔ یاد رکھ لیں جب کوئی پارٹی 5 سال پورے کرتی ہے یا اپنا ٹائم پیریڈ جتنا بھی اس کے مقدر میں ہوتا ہے، ویسے تو اب تک کوئی پارٹی 5 سال، کوئی وزیر اعظم 5 سال رہ نہیں سکا، مگر حکومت چلو پارٹیاں 5 سال پورا کرتی رہی ہیں، تو یعنی سمپل از دیٹ کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے تو ٹینیور کرنے کے بعد ہوتے ہیں الیکشن، تو الیکشنوں کے دنوں میں کم و بیش 3 ماہ کے لیے ایک نیوٹرل بندہ وزیر اعظم اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اس وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے ملک میں اپنی نگرانی میں الیکشن کروانا، تو وہ جو الیکشنوں کے دنوں میں ایک بندہ وزیر اعظم اپوائنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹرم پرائم منسٹر، عبوری وزیر اعظم۔ تو 2012 میں عبوری وزیر اعظم کو اپوائنٹ کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا کہ عبوری وزیر اعظم کیسے بنے گا، تو انہوں نے کہا جی کہ ایک حکومتی پارٹی
का जो लीडर होगा और ऑपोजिशन पार्टीज का जो लीडर होगा, वो दोनों पार्टियां बैठकर फैसला करेंगी कि किस बंदे को वजीर आज़म लगाना है। तो ये तरीक़ाकार इसके अंदर वाज़े किया गया 20वीं तरमीम में, अबूरी वजीर आज़म तय करने का और अबूरी वजीर आज़म अपॉइंट करने का तरीक़ाकार कि गवर्नमेंट पार्टी का लीडर और ऑपोजिशन पार्टी का लीडर, ये दोनों पार्टियां बड़ी जो होंगी वो बैठकर फैसला करेंगी। उसके बाद हुई 22वीं तरमीम, ये जून 2016 में हुई और इसके अंदर वाज़े किया गया कि मुल्क में इलेक्शन करवाने वाला जो इदारा है, जिसे आप इलेक्शन कमीशन कहते हैं, उस इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है उसे चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या इख्तियार होंगे, उस के वर्किंग की क्या जेडीज होंगी, उसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, वो सारी की सारी डिफाइन कर दी गई और आइन का हिस्सा बना दी गई। 24वीं तरमीम 24th अमेंडमेंट ये हुई है 2017 में और इसके अंदर तय किया गया कि 2017 में सेंसस हुए, मर्दमशुमारी हुई, लोगों को काउंट किया गया, मुल्क की आबादी को काउंट किया गया। तो उसके नतीजे में ये तय पाया कि हमारे मुल्क में अभी तो जो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं वो हैं 342, तो हम इनकी तादाद कम करके 336 कर देंगे। तो ये अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये हमारी जो नेशनल असम्बली है उसके मेंबर्स की तादाद 342 की बजाय 336 हो जाएगी। उसके बाद आखिरी पॉइंट आता है 25वीं तरमीम 25th अमेंडमेंट, ये हुई है मई 2018 में और इसके तहत वो फाटा जो पहली तरमीम में पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था, उसी फाटा को अब केपीके का हिस्सा बना दिया गया है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जिनको तब्दील किया गया है। पहले कुछ और लिखे हुए थे और बाद में इन औकात में इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को तब्दील कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। आप अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, बल्कि इसी चैप्टर की एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। यूँ हमारा चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल हो जाएगा और फिर हम 3, 4, 5 और 6 इंशाल्लाह विदाउट एनी गैप ये सिलसिला जारी रहेगा। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप लेक्चर सुनते हैं, दूसरों तक शेयर करते हैं। ज़िक्र किया कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों ने कि सर हम शेयर करते हैं लेक्चर्स, आपके दूसरों तक पहुँचाते हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सबके लिए दुआ गो हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।